हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज की पहली न्यूज़ है स्वयं पोर्टल के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्वयं के 6 पाठ्यक्रम क्लास सेंट्रल की 2019 की 30 सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो कॉन्टेक्स्ट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्वयं पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ इंस्पायरिंग माइंड्स। अभी कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था स्वयं पोर्टल के बारे में, तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की पहल है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। और इसका काम क्या है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है ये, जिसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन लोगों तक शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि डिजिटली लोगों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना। ये इसके 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहुंच, यानी कि सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। निष्पक्षता, इक्विटी, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और क्वालिटी युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त। तो छोटा सा ये आर्टिकल था, डिस्कस कर लिया। अगला है बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद। तो यहाँ पर जो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है और लॉकडाउन की वजह से दोबारा चुनाव नहीं हो पाए, तो यहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया गया है। तो पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। ये असम राज्य में स्थित एक प्रशासनिक क्षेत्रीय प्रभाग है। लोकेशन इसकी आप देख सकते हैं, ये इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये असम आपको दिख रहा होगा, छोटा सा रेड सा। ये टेरिटोरियल एरिया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया। और ये असम के मैप में देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हैं। ये कौन कौन के से डिस्ट्रिक्ट हैं? कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग, ये 4 जिले बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। इसकी स्थापना 10 फरवरी 2010 को की गई थी और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं उन्हें बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले कहा जाता है। मेनली इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर बोडो जो जनजाति है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और वो रिवॉल्ट ना करें, इसलिए ये बनाया गया था समझौता करके बोडोज के साथ। ये 4 जिले लगभग असम के 11% क्षेत्रफल को कवर करते हैं और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को जो विधायिकी और कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो 6ठी अनुसूची के आधार पर प्राप्त होती हैं। इस परिषद में 40 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 6 सदस्य असम के गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बॉडी है, काफ़ी इसमें मेंबर्स होते हैं। इसका कार्य क्या है? टैक्स लगाना, शुल्क वसूलना और टोल टैक्स वसूलना। अपने आसपास जो भी वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हैं या सरकारी संपत्ति है उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन पे टैक्स लगाना, वहाँ पर रोड वोड बनाने के लिए शुल्क वसूलते हैं ये। तो मेनली काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी आय का मुख्य साधन एग्रीकल्चर ही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोरल ब्लीचिंग अथवा प्रवाल विरंजन। तो ये चर्चा में क्यों है? अभी एक रिपोर्ट आई कि जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है वो पिछले 5 सालों में तीसरे सबसे बड़े प्रवाल विरंजन का सामना कर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये जो ग्रीन किया हुआ एरिया है तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से लगा हुआ एरिया है, यही ग्रेट बैरियर रीफ है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। अब जान लेते हैं प्रवाल विरंजन क्या होता है। जब तापमान या प्रकाश में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो उनके साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन में जो जैंथली शैवाल रहते हैं ये उनको हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रवाल होते हैं उनका जो नेचुरल कलर होता है वो उसमें आ जाता है, इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो जो कलर होता है प्रवालों का वो उनके साथ जो अटैच होकर के जो जैंथली शैवाल रहते हैं उनके कारण होता है। विरंजन का कारण क्या होता है? ये बहुत ही सेंसिटिव जीव होते हैं, तो अगर तापमान में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड फेवरेबल टेम्परेचर माना जाता है प्रवालों के लिए, तो अगर फ्लैक्चुएशन होता है इससे ज़्यादा 29 से ऊपर जाएगा या 21 से कम जाएगा
तो भी विरंजन हो जाता है। जो समुद्री जल की लवणता है, सैलिनिटी है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तब भी विरंजन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है तो इससे पानी की जल की अम्लीयता बढ़ जाती है, इससे भी विरंजन होगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जल प्रदूषण, साफ पानी में ये रहते हैं, अगर पानी मानवीय गतिविधियों के कारण गंदा हो जाता है तो तब भी ये मरने लगते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव जीव होता है ये, और समुद्र में इनकी जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, इसलिए इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, और बहुत ही सेंसिटिव जीव होता है। तो ये मेन कारण है इसके विरंजन के, और विरंजन क्या होता है ये देख लिया और लोकेशन देख ली। अगला आर्टिकल है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD के बारे में जान लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं, क्यों चर्चा में है। भारतीय मूल की नागरिक मनीषा सिंह, तो UPPCS या और भी जो एग्जाम होते हैं उसमें पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। UPSC में हालांकि पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसकी संभावना बहुत कम है कि पूछें मनीषा सिंह के बारे में कि इन्हें OECD का राजदूत नियुक्त किया गया है, कौन है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को ट्रंप ने OECD में राजदूत नियुक्त किया है। तो ये नाम PCS के पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे स्टेट PSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। तो जान लेते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD है क्या। यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है। इस संगठन में मेनली जो देश सम्मिलित हैं वो ज़्यादातर विकसित देश हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। वर्तमान में इसके 36 सदस्य देश हैं जिसमें अधिकतम विकसित सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये मैप दिया हुआ है जो जो इसमें कंट्रीज शामिल हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जापान इसमें शामिल है एशिया से। अगला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा नामदफा बाघ अभ्यारण्य, तो ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने भारत के सबसे पूर्वी बाघ अभ्यारण्य नामदफा बाघ अभ्यारण्य की सीमा के साथ एक रोड बनाने की अनुमति दे दी है, तो ये चर्चा में है। तो जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ये है क्या। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी एक संसद के अधिनियम के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी, तो ये एक सांविधिक निकाय है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और यह राष्ट्रीय वन्य जीव जो बोर्ड है वन्य पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह निकाय वन्य जीवन से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है। तो यही अगर किसी वन्यजीव अभ्यारण्य की बाउंड्री में चेंजेस करने हैं या आसपास कोई निर्माण करना है तो उसकी समीक्षा यही करता है और यही अप्रूवल देता है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य मैप देख लेते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और ये नामदफा बाघ अभ्यारण्य, ये नाम लिखा हुआ है इसका। ये भारत का सबसे पूर्वी बाघ अभ्यारण्य है और यहाँ पर एक जीव पाया जाता है उड़ने वाली गिलहरी, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अगर कोई भी जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और हाल ही में न्यूज़ में रहा है तो वो ज़रूर पता होना चाहिए। ये एंडेमिक है यानी कि यहीं पर ही पाई जाती है। इसके अलावा और भी जो बाघ अभ्यारण्य हैं नॉर्थ ईस्ट में कामलांग, पक्के, नामेरी, काजीरंगा, दंपा, ओरांग, मानस, बक्सा, ये सारे बाघ रिजर्व हैं, याद रखिएगा। अगला है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री। ये न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में इसने वैश्विक रक्षा खर्च से संबंधित 2019 की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इसने बताया है कि 2019 में रक्षा व्यय 1917 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि वैश्विक GDP का 2.2% है। मेनली ये रिपोर्ट, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, थिंक टैंक है
और ये हर साल रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो रक्षा से संबंधित व्यय होता है कि कौन से देश सबसे ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन इंपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, किस देश का कितना रक्षा पर व्यय किया जा रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड में कितना व्यय किया गया, इससे संबंधित ये रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि सर्वाधिक रक्षा व्यय करने वाले 5 देश कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद भारत, रूस, सऊदी अरब, यानी कि भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है और तीसरा देश बन गया है। ये पहली बार ऐसा है कि एशिया के 2 देश प्रथम 5 टॉप 5 में आए हैं। जो कुल व्यय है इन 5 देशों का, ये पूरे विश्व का 62% है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान सिप्री, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्वीडिश थिंक टैंक है। इसका जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में स्थित है। यह संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण इत्यादि विषयों में शोध के लिए समर्पित है, यानी कि ये डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है, निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। सिप्री नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया तथा जन सामान्य को डाटा विश्लेषण तथा अनुशंसाएं भी उपलब्ध कराता है। तो स्वीडन का एक बार मैप देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि निम्न में से कौन से देश हैं जो सबसे उत्तर में स्थित हैं। तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये ऑप्शन था, एक शायद डेनमार्क था। तो ये 3 देशों की आप लोकेशन भी देख लो कि नॉर्वे सबसे नॉर्थ में है, ये ऊपर तक, उसके बाद ये बीच में स्वीडन है, उसकी राजधानी ये स्टॉकहोम है, और ये पूर्व में फिनलैंड है। बाल्टिक सी से और नॉर्थ सी से साउथ में ये घिरा हुआ है स्वीडन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। देख लेते हैं क्या क्या आज हमने डिस्कस किया है। एक तो ये सिप्री के बारे में, उसकी रिपोर्ट देखी, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नामदफा बाघ अभ्यारण्य के बारे में चर्चा की, OECD के बारे में चर्चा की, प्रवाल विरंजन क्या होता है और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है इसके बारे में चर्चा की, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के बारे में चर्चा की, और स्वयं पोर्टल। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।